आपको वहां से स्टार्ट करवा रहा हूं जहां से मतलब जैसे आपको याद रहे, हर सेक्शन आपको याद रहे, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने याद करा है उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से याद रखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 1। तो हम ऐसे ही रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि आखिर इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स ने अपने बारे में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। फिर सेक्शन उसके बारे में लिखा था कि एप्लीकेबल हुआ है 1962 से। तीसरी चीज लिखी थी उसमें कि ये में इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द इंडिया। तो ये 3 चीजें उसमें लिखी हुई थी। फिर सेक्शन 2 की बारी आई थी, तो सेक्शन 2 में हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, जिसमें हमने एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसएससी कौन होता है? जो बंदा टैक्स देता है वो एसएससी होता है। फिर हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पढ़ा था, जिसमें पर्सन की डेफिनेशन थी कि आखिर पर्सन कौन होता है। तो पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पर्सन 7 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तब बोलेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फार्म, एओपी, बीओआई, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 7 तरीके के पर्सन होते हैं। फिर सेक्शन 3 हमने पढ़ा था। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ previous year and assessment year. Previous year is the year in which we earn the income, that year is be previous year. जिस साल हमने पैसा कमाया है that year is previous year. असेसमेंट ईयर होता है जिस साल आपने उसका असेसमेंट किया है, आपने इनकम का असेसमेंट निकाला है, कितना आपके पास टैक्स की लायबिलिटी आ रही है और उसका टैक्स पे किया है, दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जस्ट नेक्स्ट वाला असेसमेंट ईयर, असेसमेंट से जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो ये जो साल है, अगर करंट बात करें तो 2020-21 जो चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, ये प्रीवियस ईयर हो गया। इसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ? फर्स्ट 2021-22, that will be this year assessment year. इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 4 पढ़ा था। सेक्शन 4 में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि 4 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था कि आखिर कि जब आप कंपटीशन किसी इंडिविजुअल की निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले आपको क्या करना है, किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है कि वो कौन है। कोई बंदा या तो आरओआर मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। पहले आप उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दो, क्योंकि जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो उसके बेसिस पे आएगी। फिर उसके बाद जो हमारे 5 हेड है, 5 हेडों में उनकी इनकम को डिवाइड कर लो। डिवाइड कर करके फिर उनकी कंपटीशन निकाल दो। कंपटीशन निकाल करके उनका एग्जेम्पशन डिडक्शन जो उनके हेडों में मिलना चाहिए, उनको रिड्यूस कर लो उतने अमाउंट से। उसके बाद जो वैल्यू बच के आएगी उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लब कर दो। किसी की इनकम अगर क्लब होनी है तो वो क्लब भी कर दो इनकम। क्लब करने के बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अगर कुछ करना है तो वो कर लीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप डिडक्शंस माइनस कर लो। 80 की डिडक्शन है तो 4 तरह की डिडक्शन थी। अगर आपने इस तरीके की पेमेंट करी है कुछ पेमेंट से, अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है इस तरीके की पेमेंट अगर आप करते हो तो भैया उतने अमाउंट को अपनी इनकम से माइनस कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और भी थी इस तरीके की इनकम हुई अगर आप कमा रहे हो तो वो सब चीजें, या डिसेबिलिटी का रीजन था तो वो सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली थी। डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप जो भी आपको जो भी सेस वगैरह लगना है, सरचार्जेस वगैरह लगना है वो लगा लीजिए। रिबेट जो मिलनी है वो माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो वैल्यू बन के आएगी दैट विल बी अ टैक्स टोटल। ठीक है, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिए कि आखिर उसमें जो टोटल इनकम आनी है वो कैसे कितनी आनी है। ठीक है ना? तो वो टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। टोटल इनकम निकलने के बाद आप क्या करोगे, जो भी वैल्यूज आपकी आई है उसके ऊपर जो रेट जो उस ईयर का चल रहा है उस पर रेट्स एप्लीकेबल कर करके उसके ऊपर टैक्स निकाल लीजिए। फिर उसके बाद सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन चार्ज, ये सब चीजें लगा लीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आप टैक्स या तो रिफंड, उसमें से आप एडवांस टैक्स को माइनस कर लीजिए और अपना जो टीडीएस अमाउंट है उसे भी माइनस कर लीजिए अगर आपका टीडीएस कुछ कटा हुआ है। तो जो वैल्यू बच के आएगी उसके वो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे या रिफंड निकल के आएगा। तो ये पूरा स्टेप था सेक्शन 4 में बताया गया। सेक्शन 5 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, वो कर लिया आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? इसका आंसर कितना आया? 0। शाबाश, ठीक है, देखें जरा। तो इसका आंसर क्या आया? नील। कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि किसी की इनकम 4,40,000 रुपए है तो 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा 1,90,000 रुपए पर, तो वो आएगा 9,500 रुपए। और क्योंकि हमने रिबेट बताई थी कि 12,500 तक रिबेट मिल जाएगी 87 सेक्शन के अंडर, तो वो आपको रिबेट मिल गई, क्योंकि 5 लाख रुपए से अगर किसी की कम इनकम है तो उसके बाद जितना भी टैक्स आ रहा है वो सारा का सारा रिबेट के थ्रू माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अभी कहीं निकल गया? गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दोनों चीजें हमें पता चलेगी, क्योंकि देखो सबसे पहला स्टेप मैंने जो बताया है, अभी पूरा स्टेप बताया था, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गए। अब आगे जिसमें हम लोग और किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और उसे कैसे पता किया जाता है, वो हम पता करने जा रहे हैं। उसके बाद किस बंदे पर कितनी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, वो हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ेंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पहले पढ़ते हैं। आखिर रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस देखो दो तरीके से, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर रहे हो, तो या तो बंदा क्या होगा, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। किसी एक इंडिविजुअल की बात होगी तो कोई बंदा या तो रेजिडेंट कहलाएगा या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और उस केस में किसी बंदे का कोई बंदा रेजिडेंट बन गया तो उस केस में वो इन दोनों में से एक चीज कहलाएगा, या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये होता क्या है ये बताते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। देखो कैसे किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो सेक्शन 6 वो बताता है, और वो कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ का पता करना है तो कोई बंदा या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसी तरीके से यहाँ पे पता करता है, ठीक है। उसी तरीके से उसने बोला फार्म एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एओपी बीओआई कंपनी, इनमें से कोई है तो वो रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। फिर स्कोप ऑफ इनकम के बारे में हम थोड़ा सा अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का पता करोगे तो उसके लिए आपके पास मैंने बता दिया है, अगर कोई इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल का पता चलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ का, या तो कोई बंदा रेजिडेंट होगा या कोई बंदा नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट अगर कोई बन गया तो उस केस में या तो बंदे का फिर हम देखेंगे कि एक कोई कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर फार्म एओपी लोकल अथॉरिटी इसके बारे में पता करना होगा तो उस केस में रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कोई केस नहीं है, या तो कोई बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। तो ये किस तरीके से पता चलेगा कौन बंदा रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो है, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले किसी इंडिविजुअल का, अगर आपको किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप उससे आप पूछोगे कि वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा, कहाँ रहा, किस जगह पे रहा, पिछले सालों में कुछ सालों की डिटेल है उससे पूछोगे। फिर जब वो बताएगा तो उससे ये पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर उसे रेजिडेंट किसी बंदे को रेजिडेंट बनना है तो उसको बेसिक कंडीशन की ये वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एक कंडीशन याली पूरी कर दे या सेकंड और थर्ड दोनों करनी पड़ेगी पूरी, या तो फर्स्ट कंडीशन को पूरी कर दे या तो फिर सेकंड और थर्ड को दोनों को कंप्लीट पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन ये बोल रही है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रीवियस ईयर
आप प्रीवियस ईयर में अगर 182 दिन रहे हो, 182 डेज अगर इंडिया में रहे हो, तो आप रेजिडेंट हो, तब तो आप रेजिडेंट कहला जाओगे। अगर आप देखा जाएगा पिछले साल में अगर मिला करके 182, मतलब मान लीजिए ऐसा नहीं रेगुलर, हो सकता है पिछले साल वो आया फिर गया, बाहर चले गया, फिर आया फिर गया, तो आपको टोटल उससे पूछना पड़ेगा कब आप आए, कितने कितने दिन आप पूरे साल में पिछले साल में रहे हो। प्रीवियस ईयर में जिस साल उसने इनकम कमाई है उस साल अगर वो 182 डेज रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बंदा है कि इसने बोला कि सर मैं तो 180 डेज 2 डेज रहा ही नहीं, मैं तो 30 ही दिन रहा, या 40 दिन रहा, या 70 दिन रहा, 80 दिन रहा, उसने अगर 60 दिन से ऊपर बोल दिया तो उसने बोला देखो 60 दिन से अगर ऊपर रहे हो तो आपको एक कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप या तो ये वाली कंडीशन पूरी कर दो, या ये 60 दिन से ऊपर अगर आप रहे हो तो एक चीज आपको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एक, प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन से ऊपर रहे हो, और पिछले साल से पिछले 4 सालों में, मतलब जिस साल आपने इनकम कमाई है उससे पिछले सालों में आप 365 दिन रहे हो इंडिया में। अगर आप ये दोनों कंडीशनों को पूरा कर देते हो तो भी आप रेजिडेंट कहला जाओगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, मतलब क्या है, या तो आप ये फर्स्ट वाली कंडीशन पूरी कर दो अकेली, अगर आप फर्स्ट वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप ये दोनों कंडीशनों को पूरी कर दो, ठीक है ना। इस चीजों को लिखते भी रहना आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी कर दो, आप दोनों कंडीशन पूरी कर दोगे, हम आपको कह देंगे आप रेजिडेंट बन गए। अगर आपने इन दोनों में से, अगर आपने इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो आप डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट कहला जाओगे, फिर आप आगे की कंडीशन के लिए जाओगे नहीं। अगर कोई बंदा रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए उसे ये पहली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत मार्क हो रखा है, इसे मत देखना, ठीक है, ये गलत मार्क हो रखा है। इस कंडीशन को पूरा करने के बाद या तो बंदा ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, या RNOR बनेगा। क्लियर है? पहले तो रेजिडेंट की कंडीशन आपको ये करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ROR या RNOR बनोगे। ROR बनने के लिए आपको दो एडिशनल कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये दोनों कंडीशन को पूरा कर देते हो तो आप ROR कहलाओगे। क्लियर है? अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो आप ROR कहलाओगे, और अगर आपने दोनों कंडीशन पूरी नहीं करी तो आप क्या कहलाओगे? RNOR। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? आपसे पूछा जाएगा कि आप पिछले से पिछले देखो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 7 PPY लिखा हुआ है, इट मींस 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले जिस साल आपने इनकम कमाई है उससे पिछले 7 सालों में आप अगर 730 डेज रहे हो इंडिया में, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? पिछले से पिछले 10 सालों में आपने 2 बार ये दोनों कंडीशन, ये रेजिडेंट वाली कंडीशन पूरी करी हो तो आप ROR बन जाओगे, अदरवाइज आप RNOR। बड़े सिंपल सा है, अगर किसी ने ये कंडीशन पूरी करी तब तो वो आगे कंडीशन हम उसकी देखेंगे। अगर इसने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करी तो NOR बन जाएगा। अगर उसने ये कंडीशन पूरी कर दी तो हम ये देखेंगे कि वो एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो बंदा बन जाएगा ROR या तो RNOR। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले प्लीज, मैं फिर से कल कर दूंगा। सर थोड़ा सा ROR और RNOR को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ROR में बेसिकली क्या है, उन्होंने बोला है कि पहले तो आपको रेजिडेंशियल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर नहीं में, सर, ये कंडीशन तो हो गई। हाँ, सर ROR और ROR में RNOR में आपको डिफरेंस। ROR में क्या करना पड़ेगा? ROR अगर आपको बनना है, ये तो एडिशनल कंडीशन है ना, ये पूरी करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रही है कि पिछले से पिछले 7 सालों में, पिछले से पिछले 7 सालों में आप 730 डेज रहे हो, ठीक है। पिछले से पिछले 7 सालों में 730 डेज रहे हो, एंड दूसरी एक और कंडीशन पूरी करनी है आपको, पिछले से पिछले 10 सालों में, मतलब जिस साल आपने इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर उससे पिछले 10 सालों में आपने किसी भी 2 साल आप रेजिडेंट, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी करी हो, ये रेजिडेंट वाली कंडीशन जो है ना, ये वाली कंडीशन पूरी करी हो, किसी भी 2 साल में आपने ये वाली कंडीशन पूरी करी हो तो आप क्या कहलाओगे? ROR, अदरवाइज RNOR। समझ में आया? हाँ सर। किसी और को पूछना है तो पूछ सकता है कोई। कोई और? आगे चले? ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, जरा निकालो जरा इसका, निकालो जरा। ब्रैटली एक है, ब्रैटली, मुझे बताओ ये कौन है? ROR है, ROR। आपने लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, वो सिचुएशन लिख ली है? ये सिचुएशन पहले लिख लो अगर लिखना चाहो, या फोटो खींच लो जो भी करना चाहो, फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ।
इसके बेसिस पे आपको बताना है कोई बंदा, जब मैं पुश क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें आपको बताना है वो बंदा ROR है, RNOR है या NR है। करें आगे? यस सर। चलो बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ। एक ब्रेट ली है, ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, और वो विजिट करता है इंडिया में 100 दिन, एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल 100 दिन आता है, हर साल 100 दिन के लिए आता है, और दिस हैज बीन ROR है सर। practiced for the past 10 financial year. Find out his residential status for the assessment year 2020-21. उसका 2020-21 में क्या रेजिडेंशियल स्टेटस रहा होगा वो बताओ जरा, बताओ। ओके, राधिका का आ गया मैसेज, बाकियों का भी जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। वर्तिका का आ गया है, गुड गुड, सौरभ का भी आ गया है, ठीक है, गुड। ROR, सभी का ROR आ रहा है इसका मतलब, ठीक है, ओके, प्रवीण का भी आ गया। चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर देखो क्या है, क्योंकि पीरियड ऑफ स्टेइंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर उसने 100 दिन रहा है, तो इसका मतलब है कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ स्टेइंग ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले से पिछले 10 साल 4 सालों में वो कितने दिन रहा, 400 दिन रहा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि वो पिछले से पिछले सालों में 400 दिन रहा, ठीक है, वो 400 दिन रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 60 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 365 days ड्यूरिंग द 4th प्रीसीडिंग ईयर। तो मतलब वो दोनों कंडीशनों को पूरा कर रहा है। हमारी क्या कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन थी, या तो वो 182 दिन रह ले, तो 182 वाली तो दिन कंडीशन कर नहीं रहा था, तो हमने सेकंड कंडीशन को फॉलो करा कि पिछले साल में 60 दिन से ऊपर, और पिछले से पिछले 4 सालों में 365 दिन से, तो उसने वो दोनों कंडीशन पूरी कर दी। पिछले साल 100 दिन रहा, उससे पिछले पिछले 4 सालों में 400 दिन, मतलब 365 दिन से ज्यादा रहा, तो उसने वही लिखा, तो इसका मतलब वो तो कंडीशन उसने पूरी कर ली। अब देखना है हमें ये ROR है या RNOR है। तो हमने ये देखा पिछले से पिछले 7 सालों में कितने दिन रहा, क्योंकि उसने एक कंडीशन दे रखी थी ना, एडिशनल कंडीशन क्या थी, पिछले से पिछले 7 सालों में कितने दिन रहना होना चाहिए उसे, 730 दिन, और 10 सालों में, पिछले से पिछले 10 सालों में उसने 2 बार ये कंडीशन पूरी करी हो। तो हमने वो देखा, तो ये पता चला कि पिछले से पिछले 7 सालों में वो कितने दिन रहा है, 700 दिन रहा है। तो 700 कितने दिन रहा था, रहना चाहिए था उसे, 730 दिन रहना चाहिए था ना, 730। तो उसने तो करी नहीं कंडीशन, उसने कहाँ करी है कंडीशन पूरी। तुम लोग बोल रहे हो ROR बनाओ, तो ROR कैसे बन जाएगा जब उसने 700 दिन, वो 730 दिन से ज्यादा रहा ही नहीं पिछले 7 सालों में। भाई अगर बात करी जाए ये सब 18, वो 19 से एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। वही तो देखने के लिए बोला जाती है ना, वो बिना उसके कैसे पता चलेगा। भाई ये वाली कंडीशन जो है, वो ये वाली कंडीशन तो सिर्फ रेजिडेंट बनने के लिए है, फिर उसके बाद ये भी तो देखना है कि वो ROR बनेगा या RNOR। ROR बनने के लिए ये वाली कंडीशन भी तो पूरी करनी है उसे, जब ये कंडीशन पूरी करेगा यस तो सर। ROR बनेगा, अदरवाइज वो RNOR ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, यस सर। तो वो RNOR रहेगा, तो इसलिए वो RNOR बन गया, तो क्योंकि उसने पिछले 7 सालों में 700 दिन से ज्यादा रहा ही नहीं है। तो ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग अ, Bentley is a resident but not ordinary resident during the previous year, ठीक है। जल्दी से इसका निकालो, जल्दी से इसका निकालो।
गया? नो सर। करो करो, आराम से करो। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बी है और वो कैनेडियन सिटीजन है और वो आया है यहाँ पर, और आने के बाद come to India for the first time during the previous year 2015-16 में, during the financial year 2015-16, 16-17, 17-18, 19-20 और 19-20 इसमें he is in India for 55 days, मतलब उन्होंने सारे डेज दे दिए कि उसके कितने टाइम वो इन सालों में रहा। Determine the residential of दो असेसमेंट ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंगली, असेसमेंट ईयर ये हो गया तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 2019-20, तो उसके बेस पे निकालना है हमें कि आखिर वो कौन है। मैसेजेस आने लगे एनआर, ठीक है, एक आया एनआर, अब और किसका देखें। ओके एनआर, सोफिया का, वर्तिका का एनआर, ठीक है, कमल द्विवेदी का एनआर, चलो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, चेक करते हैं जरा क्या है। तो क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 मिस्टर बी वाज इन इंडिया एज 70 डेज, तो इसका मतलब है हमें बेसिक कंडीशन की सेकंड वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा कि उसने पूरा कर सकता है नहीं कर सकता है। तो हमने देखा कि 60 दिन तो रह लिया, और पिछले 4 सालों में क्या वो 365 दिन रहा, तो हमने देखा कि पिछले 4 सालों में वो 355 डेज रहा, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया। तो जब वो फर्स्ट कंडीशन मतलब जो हमारी बेसिक कंडीशन है वही पूरी नहीं कर पाया, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। गुड, ठीक है, जिनका आ गया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा आता है एचयूएफ। एचयूएफ बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी का, देखो अब इंडिविजुअल को तो हमें पता चल गया, इंडिविजुअल का कैसे पता करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एचयूएफ का कैसे पता करना है, एचयूएफ का देखना है, सबसे पहले एक कंडीशन देखनी है कि वो एचयूएफ कहाँ पर है, वो कहाँ से मैनेज हो रहा है। अगर एचयूएफ कंट्रोल और मैनेज हो रहा है या होली और पार्टली, मतलब चाहे इंडिया से थोड़ा सा पार्ट मैनेज हो रहा है या पूरी तरीके से मैनेज हो रहा है इंडिया से। हेलो, आवाज थोड़ी म्यूट कर दे रहा कोई, इसकी माइक से आवाज आ रही है। कंट्रोल और मैनेज हो रहा है अगर एचयूएफ पूरा का पूरा इंडिया से या पार्टली, तो वो रेजिडेंट कहला जाएगा। अब इसमें भी रेजिडेंट, इसमें भी क्या कंडीशन है कि या तो वो आरओआर होगा या आरएनओआर। आरओआर और एनओआर बनने के लिए उसके लिए कर्ता, हमें पता है एचयूएफ में एक जो हेड होता है वो हमारा कर्ता कहलाते हैं। उसे, उस बंदे को, हर एक बंदे को सारी कंडीशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्ता क्या होगा, वो कंडीशन को पूरी कर देगा एडिशनल। अगर वो एडिशनल कंडीशन को पूरा कर देता है तब तो वो आरओआर बन जाएगा, अदरवाइज वो एचयूएफ क्या कहलाएगा, आरएनओआर। तो या तो एचयूएफ आरओआर होगा या आरएनओआर होगा या एनआर। एनआर की कंडीशन तो सिंपल सी है, अगर कोई भी एचयूएफ पूरी तरीके से इंडिया के बाहर से मैनेज हो रहा है तो फिर सिंपल सा वो एनआर है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी या पार्टली या फिर पूरी तरीके से इंडिया से मैनेज हो रहा है, तब उसको देखना है कि वो आरओआर है या एनओआर। आरओआर के लिए करता है कंडीशन, एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दे, और अगर नहीं कर पाता तो आरएनओआर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट बार बार आ रहा है, तो एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 रेफर टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट टू कैरिंग ऑन अ डे टू डे बिजनेस सर्वेंट एम्प्लॉय एजेंट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जहां पर एनुअल मीटिंग होती है, जहां पर आपसे सारा का सारा डिसीजन लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे the business may be done from the outside India and yet its control and managed by wholly within India. Therefore, control and management of the business is said to be situated at the place where the head and brain of the adventure is situated. मतलब क्या है, चाहे वो इंडिया के बाहर ही हो, बिजनेस जो है वो बाहर से किया जा रहा है, बिजनेस चाहे बाहर से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसका ब्रेन, उसकी जो भी हेड पॉइंट होते हैं या उस सारी चीजें वो इंडिया से मैनेज हो रही है, तो वो उस जगह से
मैनेज करा जाएगा, बोला जाएगा कि वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने मैंने एचयूएफ का क्वेश्चन दिया था, जरा इसका निकालो जरा। ये एचयूएफ है, ये एचयूएफ आरओआर है, एनओआर है, क्या है? जल्दी से निकालो। सर एक बार कंडीशन सिखा दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिखाए। हाँ जी सर। बताइए कि इस एचयूएफ को क्या बोलोगे आप, आरओआर बोलोगे, आरएनओआर या एनआर? एक बिजनेस है, द बिजनेस ऑफ द एचयूएफ इज ट्रांसजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से है, एंड ऑल द पॉलिसीज डिसीजन आर टेकन थ्रू देयर मिस्टर ई, द कर्ता ऑफ द एचयूएफ हु वाज बोर्न इन द कोलकाता, मतलब वो इंडिया में बोर्न हुआ है, जो करता है उसका मिस्टर ई है, लेकिन वो जो हमारा बिजनेस है वो रन होता है ऑस्ट्रेलिया में। विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 1920 में उसने विजिट किया है यहाँ पर। आफ्टर 15 years he come to India on 1st April 2019 and he leaves from Australia on 1st December 2019. Determine the residential status of Mr. E and the HUF of assessment year 2020-21. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, एक बार बस लास्ट टाइम एक रिकॉल कर देता हूँ कि जैसे मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया था कि अगर फार्म और बीओआई, एचओएफ या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इस तरीके के कोई रूल्स आता है, अगर ये कोई होते हैं, इनके बारे में अगर पता करना हो, तो अगर वो पार्ट देयर ऑफ या 100% पूरा कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो रेजिडेंट है। अदरवाइज 100% अगर पूरा कंट्रोल बाहर से हो रहा है, ये फार्म, एचओएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। सेम फिर मैंने कंपनी के लिए बताया था, कंपनी का सिंपल सा ही है कि अगर इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है तो रेजिडेंट है, या पूरी तरीके से इंडिया से कंट्रोल हो रही है 100%, पार्ट देयर ऑफ की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो रेजिडेंट है। अदरवाइज पूरी तरीके से या पार्ट देयर ऑफ इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रही है, तो फिर तो वो नॉन रेजिडेंट है। ये हम लोगों ने कर लिया है, कल हम स्कोप ऑफ सप्लाई करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो फिर ठीक है, Yes, इतना हम लोग करते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है?